मैथ स्टूडेंट्स, मैं हूं आकृति सेठ और इस लॉ वाला चैनल पे मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं सेक्शन 11। हम पढ़ने वाले हैं आज इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू किया और हम लोगों को ये पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा लॉ है जो हम लोग अपनी जिंदगी में जब से हम उठते हैं तब से लेके जब तक हम सोते हैं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में हम अपनी जिंदगी में एंटर करते हैं। जैसे कि वो हो सकता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ओरल कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट। ये मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बट जब आप अपनी डे टू डे जिंदगी भी जीते हो, जब आप एक ऑटो वाले के साथ कहीं जाते हो या फिर आप सब्जी खरीदते हो या फिर आपने एक दूध वाला भैया लगाया हुआ है जो आपके घर आके रोज सुबह दूध की डिलीवरी देता है, या फिर वो बंदा जो आपकी गाड़ी साफ करने आता है, इन सब लोगों के साथ आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही इसेंशियल है हमारे लिए पढ़ना और समझना कि हम अपनी जिंदगी में जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके क्या रूल्स हैं, क्या इनके मतलब हैं और क्या इनके इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर हम इन कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हैं। तो अब आपको समझना ये है कि जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा है कि दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्ट्स। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड है हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को डील जो करता है। तो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कौन सी बुक को देखोगे, आप कौन सी बैराक को रेफर करोगे, वो होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है और ये जो एक्ट है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ स्कोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि आप जब इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे तो आपको झटपट से आ जाएंगे कॉन्सेप्ट समझ। तो ज्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोगों को इसको समझना है और अपना लीगल करियर है उसको आगे बढ़ाना है। अब आप लोगों ने अभी तक, जैसे कि ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, तो 4 लेक्चर्स में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं बहुत सारे केस लॉज आपको करा रही हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करा रही हूँ, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ऑल्सो इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से मैंने एक और चीज ट्राई करी है कि मैं आप लोगों को यहीं पे क्लास में काफी सारी चीजें समझा दूं कि आप लोगों को घर जाके ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसीलिए हम लोग एक और नई चीज करते हैं, वो होता है हम रिकैप करते हैं पिछले सेशन का। अब आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डील करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट से। तो बंदा कौन है कॉम्पिटेंट कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। सेक्शन 11 इसकी बात करता है। अब आपको ये देखना है कि ये किन सब स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। तो अगर आप एक जुडिशरी के एस्पिरेंट हो और आपका स्टेट का पीटी का या फिर मेंस का पेपर है, तो ये वाला क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे तो आप समझ जाओगे कि मैं सही बात बोल रही हूँ कि बहुत बार ये क्वेश्चन उठाया गया है। अगर आप क्लैट एस्पिरेंट हो या फिर आईलेट दे रहे हो, स्लैट दे रहे हो या फिर कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो और अपनी लीगल जर्नी को शुरू करना चाहते हो, तो आपको भी ये पता है कि आपका लीगल एप्टीट्यूड का जो पेपर आता है ना, उसमें बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं। अब वो बड़े बड़े पैसेजेस के अंदर ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं लॉ की जो हमें पता ही नहीं होती। जैसे कंसेंसस एड इडम लिखा हो तो हमें क्या पता कि उसका मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स, बट अगर आप लोगों ने ये लेक्चर देखा है तो आप लोगों को पता है कि कंसेंसस एड इडम का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स। सिमिलरली जब हम लोगों ने आईपीसी पढ़ा था या फिर आप लोग कॉलेज में भी आईपीसी पढ़ के आए थे, तो आपको पता है कि साइन क्वा नॉन एक टर्म होती है, लैटिन टर्म होती है, जिसको हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा। तो अब आपकी टिप्स में है कि उसका मतलब होता है कि इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। बट अगर आपने ना पढ़ा हो या फिर आपने इस टर्म को ही ना सुना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा उस पेपर को सॉल्व करना। तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट हो और आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्जेक्ट है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि सेमेस्टर एग्जाम में जब ये पेपर में आएगा ना क्वेश्चन 10 या 15 नंबर के लिए, तो आपको बहुत जरूरी होगा कि अगर आपने ये लेक्चर सुना हुआ है, ये एग्जांपल्स को, ये केस लॉस को अगर आप कोट करके आओगे तो आपका जो आंसर है वो काफी ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगा। तो ये आप सबके लिए रेलिवेंट है। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हो जो लिटिगेशन कर रहे हो, तब भी आपके लिए रेलिवेंट होता है, क्योंकि आपके पास आपके लीगल करियर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं जहां पे आपको देखना होता है कि क्या ये जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये कॉम्पिटेंट था या नहीं था। तो अगर आप लोगों ने ये लेक्चर सुना हुआ है और समझा हुआ है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप लोग झटपट से उस प्रॉब्लम को, लीगल क्वेरी को सॉल्व कर दोगे। तो आज हम लोग डील करने वाले हैं सेक्शन 11 को लेके और देख लेते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। तो आज के टॉपिक्स हैं कि हम बात करेंगे कि कौन लोगों के पास कैपेसिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाए, कौन से लोग ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे माइनर कि वो क्या नहीं कर सकते, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। अगर एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर देगा तो फिर क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसको भी पढ़ेंगे।
कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर बेनिफिशियल टू द माइनर, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है और बाद में रैटिफाई करता है, बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई कर देता है, तो उसका क्या रेपरकशन होगा उसको पढ़ेंगे। माइनर की लायबिलिटी क्या होगी अगर उसने कोई नेसेसरीज किसी से ली है, कोई फूड शेल्टर रोटी कपड़ा मकान की चीज उसने किसी से ली है, तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, सेक्शन 68 को हम पढ़ेंगे। अब बात करेंगे अनसाउंड माइंड के पर्सन की, जो बंदा अनसाउंड है, जिसका इतना कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो समझ सके कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका रेपरकशन क्या होगा, उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। इसकी पोजीशन क्या है इंडिया में उसको देखेंगे। फिर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स की, जहां पे हम बात करेंगे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ये वाला केस हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं, बट अब आप समझोगे कि जब मैं इसको मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डील कर रही हूँ कि ये केस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम लोग बात करेंगे एटी राघवा वर्सेस ओ.ए. श्रीनिवासा राघवा के केस के बारे में, सूरज नारायण दुबे वर्सेस सुखू अय्यर के केस के बारे में, अनसाउंड माइंड के पर्सन के बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे कौन से वो लोग होते हैं जिनको लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई किया हुआ है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन नहीं कर सकते, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस ई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। जैसे जैसे आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, 5G का जमाना आ गया है, तो आपको जरूरी है समझना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पेपर और पेन पे नहीं बट कंप्यूटर पे हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है, ईमेल के थ्रू हो रहा है, तो फिर क्या होगा उसके बारे में भी समझेंगे। फिर समझेंगे कि कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, किसी और के बिहाफ पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है उसको समझेंगे। और समझेंगे कि कंपनीज इंश्योर कैसे कर सकती हैं कि कॉम्पिटेंसी हो एक दूसरे के ऊपर व्हाइल दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं आज के इस सेशन में। बट इस सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, हम लोगों के पिछले सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करके आए थे, हम उसको पहले पढ़ेंगे और समझेंगे कि उन टॉपिक्स का हम लोगों को रिकैप कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है। तो रिकैप के लिए आप लोगों को अगर याद हो, हम लोगों ने सबसे पहले जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू किया था तो हमने कुछ की प्रोविजंस करे थे, और उन की प्रोविजंस के टाइम पे हमने क्या करा था, हमने ये देखा था कि सबसे पहले तो एक ऑफर होना जरूरी है और दूसरा इस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। जब ये ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाता है तो ये बन जाता है अपने आप में क्या, प्रॉमिस। अब प्रॉमिस के अंदर जब आप मिला देते हो कंसिडरेशन को आप मिला देते हो तो ये बन जाता है आपका अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। दो प्रकार के कौन से हैं, जो इन्फोर्सिएबल हैं, जिनको आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटका सकते हो, और दूसरे जो अनइन्फोर्सिएबल हैं, जिनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, या तो ये इलीगल हैं, या तो ये अनलॉफुल हैं, या तो ये सोशल रिलेशनशिप्स के अंदर थे, जैसे कि कोई दो दोस्तों के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। अब जो इन्फोर्सिएबल है, जो अग्रीमेंट इन्फोर्स करा सकते हो, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अब सबसे पहले क्या समझना जरूरी है कि की एसेंशियल्स क्या है, हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के होने के। तो आपको पढ़ना है सेक्शन 10, जो हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। और सेक्शन 10 में हमने क्या पढ़ा कि सारे के सारे अग्रीमेंट्स अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं अगर वो दो से मोर पार्टीज कर रही हैं। सबसे पहले आप अपने आप के साथ अग्रीमेंट नहीं कर सकते, तो दो लोगों का होना जरूरी है। उसके बाद उनका फ्री कंसेंट होना जरूरी है, यानी कि उनके ऊपर कोर्जन नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड या फिर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो फ्री कंसेंट सेक्शन 14 में हम पढ़ेंगे आने वाले सेशन में, कंसेंट हम सेक्शन 13 में पढ़ेंगे। ये हम लोग 15 से 22 सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले सेशंस में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ये लोगों का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। बेसिकली जो भी आप प्राइस फॉर अ थिंग दे रहे हो उसकी जो कंसिडरेशन है, जो कंसिडरेशन कहा जाता है, वो लीगल होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सुपारी देने के लिए नहीं होना चाहिए। बार बार आपको एग्जांपल देती हूँ, बॉलीवुड की पिक्चर्स को याद करो। ए ने बी को सुपारी दी कि भाई तू सी का मर्डर कर दे, उसने उसको 10 लाख रुपए भी दे दिए, और अगर वो 10 लाख रुपए यूज करने के बाद उसने उसको नहीं मारा, तो क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए उसको कोर्ट लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये अपने आप में एक इलीगल चीज थी, ये अनलॉफुल एक्टिविटी थी। उसके बाद ये ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए विच इज डिक्लेयर्ड टू बी
वॉइड बाय लॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो क्या करे, कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर करें। अगर उन पार्टीज की इंटेंशन ही नहीं है कि वो लीगल रिलेशनशिप में आएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे कि एग्जांपल बैल्फर वर्सेस बैल्फर का एक केस अगर आपको याद हो, जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही थी, उसने बोला था मैं तुझे $30 दूंगा जब तक तू कहाँ रहती है, सीलियन में रहती है, जब तक तेरा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। उसने पैसे नहीं दिए, बट क्या बोला गया कि यहाँ पे इंटेंशन नहीं थी एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। सिमिलरली एक हस्बैंड अगर अपनी रूठी हुई वाइफ को कहता है कि मैं तेरे लिए चांद और तारे तोड़ के ले आऊंगा, तो क्या वो पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे इंटेंशन नहीं थी एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करने की। सिमिलरली अगर एक मदर अपने रोते हुए बच्चे को कहती है कि मैं तुझे रॉयल इनफील्ड की बाइक ले दूंगी या फिर तुझे ऑडी BMW ले दूंगी, तो क्या वहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन थी? नहीं थी। तो यहाँ पे जब इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो आपको ये सब कुछ को ध्यान रखना है जब हम डील कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। अब जब आपने समझ लिया कि एक एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं सेक्शन 10 के, तो आपको क्या देखना है, आपको अब पढ़ना है सेक्शन 11 में हम लोग क्या डील करने वाले हैं कि कौन से लोग हैं जो कॉम्पिटेंट हैं। अब जब सेक्शन 10 में पढ़ा था तो एक पॉइंट जो मैं भूल गई हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ये बंदे को कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि उस बंदे की लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। उसकी लीगल एबिलिटी होना जरूरी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एंटर कर चुके, कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुके, कर सके। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना समझना जरूरी है। तो सबसे पहले सेक्शन 10 क्या कहता है, हमने अभी अभी पढ़ा, वो बात करता है कि इसेंशियल्स क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, और उसके अंदर एक इसेंशियल लिखा हुआ है कि उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। तो सेक्शन 11 सबसे पहले बात करता है उन लोगों के बारे में जो कि इनकेपेबल हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते। जैसे कि लोग जो कि अनसाउंड हैं या फिर माइनर हैं या फिर किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड है। तो अगर वो अनसाउंड है तो आपने आईपीसी में पढ़ा है या फिर आप लोग अपने कॉलेज में भी पढ़ के आए हो कि वो बंदा जो होता है अनसाउंड जब होता है, जब उसको कोई पागलपन का दौरा हो रहा होता है, वो सेन नहीं होता, तो उसके पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो समझ सके कि वो क्या चीज कर रहा है और इसका रेपरकशन क्या होगा। सिमिलरली अगर एक माइनर की बात करें, जो कि एक बंदा है, जो कि एक छोटा बच्चा है, उसकी इतनी मेच्योरिटी नहीं है कि वो चीजों को समझ सके, परख सके और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि डिस्क्वालिफाइड है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय अ लॉ, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। तो समझना ये है कि एक माइनर कौन होता है। एक माइनर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट क्या कहता है कि कोई भी बंदा जो 18 साल से कम है उसको हम एक माइनर कहते हैं। अगर एक बंदा है जिसका अ पर्सन टू हुज पर्सन और प्रॉपर्टी अ गार्डियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, वो माइनर कब तक रहता है? वो माइनर रहता है 21 ईयर्स के लिए। तो बेसिकली हमारी इंडियन मेजोरिटी एक्ट ये कहती है कि 18 साल से नीचे का बंदा माइनर होता है। बट अगर कोर्ट ने किसी के लिए गार्डियन को अपॉइंट किया है, उस बंदे के लिए या फिर उसकी प्रॉपर्टी के लिए किया है, तो वो बंदा कब तक माइनर रहेगा? 21 ईयर्स तक के लिए वो माइनर रहेगा। अब क्या समझना है कि जब इंडिया के अंदर आप एक माइनर के साथ अग्रीमेंट करते हो तो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सेक्शन 10 और सेक्शन 11 क्या कहता है कि वेदर द अग्रीमेंट एंटर्ड बाय द माइनर इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन और ऑल टुगेदर वॉइड। तो आपको ये चीज समझनी जरूरी है। तो इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई और इवेंचुअली ये प्रिवी काउंसिल के केस मोहरी बीबी के द्वारा डिसाइड किया गया कि द क्वेश्चन वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड या फिर वॉइडेबल presupposes the existence of a contract within the meaning of the act cannot arise in case of an infant। तो अब बेसिकली जब हम void और voidable की बात कर रहे हैं तो आप प्रीसपोज क्या करते हो? आप ये मान के चलते हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी था, बट जब हम बात कर रहे हैं एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पे ये वाला केस नहीं हो सकता क्योंकि माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। वो क्या होता है? void ab initio। void ab initio का क्या मतलब है? इट इज void from the very beginning। क्लैट वाले बच्चों ये ध्यान रखो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि कभी कभी ये टर्म पूछी जाती है और आप लोग को नहीं पता होती, तो इसको ध्यान रखना जरूरी है। तो माइनर का अग्रीमेंट जो भी हो
वो होता है वॉइड। बेसिकली वो लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल। आप उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। तो बेसिकली एक माइनर के एग्रीमेंट को क्या माना जाता है, वॉइड अब इनिशियो। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो वॉइड है, क्योंकि जो माइनर है वो इनकेपेबल है कि वो वैलिडेट कर सके एक सब्सिक्वेंट रैटिफिकेशन के बाद, जब वो मेजोरिटी की एज ले लेता है। रैटिफिकेशन का क्या मतलब है, बाद में जो चीज उसने करी थी उसको वो अप्रूव कर रहा है। तो जो माइनर का अग्रीमेंट होता है उसमें ऐसी चीज नहीं हो सकती, रैटिफिकेशन नहीं हो सकता जब क्या हो रहा है, वो जब वो एक फॉर्मल कंसेंट नहीं दे सकता, इवन इफ वो क्या बन जाए, 18 साल का हो जाए, एक माइनर के अग्रीमेंट में ऐसी चीज नहीं हो सकती। कंसिडरेशन जो कि आपने फर्निश करी थी जब आप माइनर थे, उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते जब आपको वैलिड कंसिडरेशन देनी है एक रैटिफिकेशन के लिए। अगर आपको रैटिफिकेशन करना है तो कैसे हो सकता है, जब एक फ्रेश कंसिडरेशन आए, पुराने कंसिडरेशन के साथ में आप इसको रैटिफाई नहीं कर सकते। तो सिंपली आप ये समझ लो कि एक माइनर जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई नहीं कर सकता, इवन इफ जब वो क्या हो जाए, वो मेजर बन जाए, तब भी वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसको देनी पड़ेगी फ्रेश कंसिडरेशन। तो क्या समझना है, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो डिजाइन बनाया गया है, क्या बोला गया है कि जो एक बच्चा होता है, जो एक छोटा बच्चा होता है, एक माइनर होता है, उसकी पुअर जजमेंट होती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बना सकता, और इसीलिए उसकी जो इग्नोरेंस है, उसकी जो गलतियां हैं, उसकी जो इमेच्योरिटी है, उसको हमने बचाया है, ये बोल के कि एक माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करोगे तो वो क्या होगा, वॉइड अब इनिशियो होगा। तो जनरल प्रिजम्पशन क्या है कि जो एक बंदा होता है, एक कोई भी एक मैन होता है, रीजनेबल मैन होता है, वो बंदा अपने इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से सोचता है और वो बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। बट ऐसी चीज हमारे माइनर्स के केस में नहीं होती। तो अब आपको मोहरी बीबी जो कि एक लैंडमार्क केस है, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। वैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बट फिर से आपको इस चीज को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है। कोई भी सब्जेक्टिव आंसर लिख के आओगे तो ये केस जरूर लिख के आना। पोजीशन ऑफ माइनर क्या है, मॉर्गेज डीड के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली सर लॉर्ड नॉर्थ जो थे 20 जुलाई 1895 को, जो रिस्पोंडेंट थे धर्मोदास घोष, उन्होंने एग्जीक्यूट किया था एक मॉर्गेज इन फेवर ऑफ ब्रह्मोदत्त, जो मनी लेंडर थे, जो कि अपना बिजनेस कैरी ऑन करते थे कैलकाटा में, और उन्होंने रीपेमेंट के लिए 20,000 रुपए की 12% का इंटरेस्ट लगाया था इस बंदे के ऊपर। जो अमाउंट था एक्चुअली एडवांस था इन द डिस्प्यूट। तो क्या हुआ, जब जो ये रिस्पोंडेंट थे, जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे थे, वो माइनर थे उस टाइम पे, और उन्होंने 21 साल की एज नहीं ली थी अंटिल द मंथ ऑफ सितंबर। अब थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन ब्रह्मोदत्त जो थे वो एब्सेंट थे कैलकाटा से, और ये जो पूरा बिजनेस था ये कौन कर रहा था, ये उनका अटॉर्नी कर रहा था केदारनाथ, द मनी बीइंग फाउंड बाय देवराज द लोकल मैनेजर ऑफ ब्रह्मोदत्त। तो अब क्या हुआ, जब ये प्रपोजल को कंसिडर कर रहे थे तो केदारनाथ को कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिस बंदे के साथ आप अग्रीमेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो बंदा अभी भी एक माइनर है। और ऑन 15 जुलाई 1895 एक लेटर लिखा गया उनको, जो कि भूपेंद्र नाथ बोस ने लिखा था कि ये जो बंदा है ये माइनर है। तो बेसिकली इनकी नॉलेज में था कि ये जो बंदा है ये माइनर है। तो जिस दिन पे मॉर्गेज डीड को एग्जीक्यूट किया गया, केदारनाथ ने एक माइनर से साइन करा लिया एक लॉन्ग डिक्लेरेशन, जो कि उन्होंने खुद से प्रिपेयर किया था, जहां पे उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी कि ही केम ऑफ द एज ऑन 17 जून एंड देवराज एंड ब्रह्मोदत्त रिलाइंग ऑन हिज एश्योरेंस हैड अटेन्ड द मेजॉरिटी। उन्होंने इसको पैसा दे दिया था 20,000 रुपए एज अ लोन, जबकि उनको नॉलेज थी कि ये बंदा जो है माइनर है। केदारनाथ को फुली पता था कि ये जो बंदा है मॉर्गेज करते हुए, जब वो मॉर्गेज को एग्जीक्यूट कर रहा है, उस दिन पे ये बंदा माइनर था। 10 सितंबर 1895 को माइनर बाय हिज मदर एंड गार्डियन एज द नेक्स्ट फ्रेंड कमेंस दिस एक्शन। उन्होंने एक सूट फाइल किया अगेंस्ट ब्रह्मोदत्त, और उन्होंने ये बोला कि वो एक माइनर थे जब उन्होंने इस मॉर्गेज डीड को एग्जीक्यूट किया था, और उन्होंने प्रे किया कि आप इसको वॉइड मानो और इसको आप क्या कर दो, आप इसको कैंसिल कर दो। डिफेंडेंट ब्रह्मोदत्त जो थे, उन्होंने एक डिफेंस पुट किया, और उन्होंने बोला कि जो प्लेंटिफ है वो वाज अ फुल एज जब उन्होंने एग्जीक्यूट किया था मॉर्गेज डीड को, और केदारनाथ ना उन्हें कुछ भी इस बारे में पता था कि वो जो बंदा था वो एक माइनर था। इवन इफ ही वाज अ माइनर, द डिक्लेरेशन एज टू हिज एज वाज फ्रॉडुलेंटली मेड सो दैट वो डिसीव कर सके सामने वाले लोगों को कि वो उसको लोन दे। इसीलिए यहाँ पे जो केस है कोर्ट के सामने, उसको डिसमिस कर दिया जाना चाहिए, और इनके जो मॉर्गेज डीड को कैंसिल कराना चाह रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। अब काफी सारे पॉइंट्स को डिसीजन में लिया गया
कोर्ट के द्वारा, जहां पे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि माइनर का जो अग्रीमेंट होता है वो अपने आप में नल एंड वॉइड होता है और वॉइड अब इनिशियो होता है, मतलब वो वॉइड होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। उन्होंने ये बोला कि जो माइनर है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि वो कोई भी टाइप की कंसिडरेशन दे सके या फिर अपना कंसेंट दे सके, किसमें, अपने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जहां पे बात हो रही है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल की, विल इट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर और नॉट, कोर्ट ने क्या बोला, वो जनरली साइलेंट रहे एक्सेप्टिंग दैट इट वाज सेड दैट इन द प्रेजेंट केस देयर वाज नो एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, एज जो प्लेंटिफ है उनको ऑलरेडी पता था यहाँ पे कि ये जो बंदा है जिसके साथ ये डील कर रहे हैं ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी एक माइनर है, बट फिर भी ये जानते हुए भी उन्होंने इस बंदे के साथ डीलिंग करी। बेसिकली इसको क्या था, इस बंदे को, इनको नॉलेज थी कि ये बंदा माइनर है, और जब आपको नॉलेज है तो आप ये प्लीड नहीं कर सकते हो कि ये बंदा माइनर है। अब आपको क्या समझना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल क्या होता है, ये एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन होती है जो आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ी हुई थी, जिसमें क्या बोला जाता है कि किसी भी बंदे को, इट वुड बी अनजस्ट, अगर आप किसी भी बंदे को ये बिलीव कराते हो कि कुछ आप अपने कंडक्ट से बिलीव कराते हो, बिलीव थ्रू कंडक्ट या फिर वर्ड्स, कि कोई बात सच है और उसके ऊपर वो एक्ट करता है, अदर पर्सन एक्ट्स ऑन इट। ओके, तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, जब बात करते हैं रेस्टिट्यूशन बाय द माइनर फॉर द गेन्स, तो जब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 64 की और हम बात करते हैं कि अगर कोई भी बंदा माइनर के साथ अग्रीमेंट कर रहा है और उसमें से अगर माइनर किसी भी चीज का फायदा उठा रहा है, कोई भी उसको बेनिफिट हो रहा है, तो माइनर को उसको रेस्टिट्यूट करना है, उसको रिस्टोर करना है, या तो उस चीज को वापस करना है या तो फिर क्या करना है, या तो उनको इस बेनिफिट को रिस्टोर करना है या फिर उसके लिए कुछ पैसे देने हैं। तो क्या बोला गया, जब ये वाली चीज की बात हो रही है तो ये अप्लाई करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को, और माइनर का जो अग्रीमेंट है वो अपने आप में क्या है, वॉइड अब इनिशियो है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस सेक्शन 65 कोर्ट ने क्या बोला कि जो ये सेक्शन है ये डील करता है विद सब्सिक्वेंट वॉइडनेस, पर जब हम बात करते हैं एक माइनर के बारे में तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वो वॉइड अब इनिशियो है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो वॉइड है, तो उसके अंदर सेक्शन 65 भी इनएप्लीकेबल है, सेक्शन 64 भी इनएप्लीकेबल है। फिर बात हुई सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जहां पे डिस्क्रिशन होती है कि आप कॉम्पनसेशन दो अगर कोर्ट को लगे कि वो जरूरी है। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रेजेंट केस में ये भी चीज की जरूरत नहीं है, माइनर को कॉम्पनसेशन देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है हमारी, उनको ऑलरेडी नॉलेज थी कि ये बंदा क्या है, ये बंदा जो है माइनर था। दस इट कैन बी सीन इन द अबव केस एक्सेप्टिंग पॉइंट नंबर 1, कोर्ट ने कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं दिया इन द पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4, और उन्होंने क्या बोला, इन पॉइंट्स को उन्होंने सब्सिक्वेंट केसेस में डिसाइड किया। अब आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंडिया के अंदर अगर माइनर की बात हो रही है तो उसका जो अग्रीमेंट है वो क्या है, वॉइड अब इनिशियो है, वॉइड है फ्रॉम द वेरी बिग। अब बात करें अगर हम इंग्लैंड के बारे में, तो इंग्लैंड में माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होता है, वॉइडेबल होता है मतलब अवॉइड करा जा सकता है या फिर उसको अप्लाई भी करा जा सकता है। तो इस रूल को स्लाइटली मॉडिफाई करा गया बाय इन्फेंट्स रिलीफ एक्ट 1874, जिसने क्या बोला कि 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो प्रॉपरली वॉइड होंगे, एब्सोल्युटली वॉइड होंगे। कौन से हैं, कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आपको रीपेमेंट ऑफ मनी करनी है, जो कि आपको पैसा लोन के तरीके से दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे कि अदर देन द नेसेसरी, जहां पे आपको कोई चीज सप्लाई करी गई है तो वहां पे आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द अकाउंट स्टेटेड। तो ये जो तीनों प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये अपने आप में क्या होंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। अब क्या समझना है कि आप एस्टॉपल का रूल नहीं मान सकते अगेंस्ट अ माइनर। तो कन्वेंशन ये कहती है कि लॉ ऑफ एस्टॉपल जो है वो माइनर के अगेंस्ट वर्क नहीं करता। अगर वो बंदा वो प्लीड करता है अपनी माइनॉरिटी एज अ डिफेंस टू अवॉइड द लायबिलिटी अंडर द अग्रीमेंट, इवन दो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द अग्रीमेंट उसने फॉल्सली स्टेट किया था कि वो मेजर था, बट फिर भी अगर वो बाद में ये कहता है कि मैं माइनर हूँ, तो लॉ क्या कहता है, व्हेन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेज डाउन कि माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो आपको उसको एस्टॉपल के अंदर भी लायबल नहीं ठहराना है। तो ये जो बंदा है, ये जो माइनर है, जो ये सैड हुआ है, तो आप इसको लायबल नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि इसके साथ जो भी अग्रीमेंट है वो क्या है, वॉइड अब इनिशियो है, वॉइड है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग।
अब यही पॉइंट को डिसाइड नहीं किया गया था मोरी बीबी के केस में, बट सब्सिक्वेंटली बहुत सारे केसेस के अंदर इसको क्या करा गया, डिसाइड किया गया, और मेन रीजन बीइंग दैट देयर कैन नॉट बी एन एस्टॉपल अगेंस्ट द स्टैच्यू। अब क्या बोला गया, उन्होंने एक जनरल सब्सटैंटिव प्रिंसिपल को लेट डाउन किया इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उन्होंने क्या बोला कि माइनर के साथ जो भी अग्रीमेंट होता है वो वॉइड अब इनिशियो होता है, इसीलिए जो प्रोसीजरल प्रिंसिपल है एस्टॉपल का वो ओवरराइड नहीं कर सकता है सब्सटैंटिव प्रिंसिपल को, तो माइनर के अगेंस्ट आप लॉ ऑफ एस्टॉपल भी नहीं लगा सकते। मोर ओवर एक कोई भी एस्टॉपल नहीं हो सकता जब दोनों पार्टीज को सच पता है, दोनों को पता है कि वो बंदा माइनर था और फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया एक अग्रीमेंट, तो वो आप माइनॉरिटी तो प्लीड कर लोगे बट आप लॉ ऑफ एस्टॉपल को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रही है एक ऐसे बंदे को जिसको हु नोज इट टू बी फॉल्स, तो वो अपने आप में फ्रॉड नहीं माना जाता। अब फ्रॉड के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फ्रॉड में आप सामने वाले को डिसीव करने की कोशिश करते हो, बट अगर ये बंदा डिसीव हो ही नहीं रहा, इसको तो नॉलेज थी ऑलरेडी, तो आप क्या नहीं बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि ये जो बंदा है यहाँ पे इसके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे डिसेप्शन ही नहीं हुई है। तो अब आपको क्या समझना है कि कोई भी लाइबिलिटी आप अराइज नहीं कर सकते एक कॉन्ट्रैक्ट में या फिर टॉट में जहां पे एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जनरल जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वो क्या किया जाता है कि यू कैन नॉट कन्वर्ट अ कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ टॉट टू इनेबल यू टू सू एन इन्फेंट। तो बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आप टॉट लॉ के अंदर नहीं जा सकते और ये नहीं बोल सकते हो कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आप उसको क्या करोगे, उसके साथ डैमेजेस क्लेम करोगे, कॉम्पनसेशन क्लेम करोगे। तो टॉट को डायरेक्टली लिंक किया गया है, डायरेक्टली रिलेट किया गया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, और क्या बोला गया है कि अगर सेम ट्रांजैक्शन में बात हो रही है तो वो बंदे जो कि माइनर है उसको आप लायबल नहीं ठहरा सकते हो अंडर द टॉट लॉ ऑल्सो। अब क्या बोला गया कि जहां पे टॉट इंडिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट से, वहां पे जहां पे कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं है वहां पे आप जो माइनर है उसको टॉट लॉ के अंदर लायबल ठहरा सकते हो। जैसे कि हमारे बर्नेल्ड वर्सेस हैगिस के केस में इन्फेंट को लायबल ठहराया गया जहां पे उन्होंने बोरो किया था अ मेयर for riding only, but he lent her to one of his friends who jumped and killed her. He lent her to one of her friends और वो बाद में मर गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और टॉट को दोनों को डिफरेंट माना गया और यहाँ पे उनकी लाइबिलिटी को ठहराया गया। सिमिलरली बैलेट वर्सेस मिंगे के केस में क्या हुआ कि यहाँ पे एक इन्फेंट को लाइबल ठहराया गया अंडर द टॉट ऑफ डिटेन्यू। डिटेन्यू कहाँ होता है, जहाँ पे एक पर्सन को आप होल्ड करते हो इन कस्टडी। तो क्योंकि उन्होंने कोई चीजों को रिटर्न नहीं किया था, कोई आइटम्स थी जो कि उन्होंने हायर करी थी, जो कि उन्होंने लोन पे ली थी, उन्होंने उनको आगे अपने फ्रेंड्स के पास कर दिया, तो यहाँ पे उनको लाइबल ठहराया गया फॉर द टॉट ऑफ डिटेन्यू जहाँ पे उन्होंने किसी चीज को कस्टडी में अपनी रख लिया इलीगली। तो अब आपको क्या देखना है, जब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, तो आपको देखना है कि जेनिंग्स वर्सेस रुंडल के केस में क्या हुआ कि इन्फेंट को लायबल नहीं ठहराया गया क्योंकि उन्होंने एक घोड़े को हायर किया था जो कि उनको भगाना था, जो कि उनको राइड करना था एक शॉर्ट जर्नी के लिए, बट वो उसको एक लॉन्ग जर्नी के लिए ले गए जिसके कारण इंजरी हो गई उस घोड़े को। तो क्या बोला गया कि ये जो एक्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है तो आप इसको टॉट के अंदर डैमेजेस इस बंदे से क्लेम नहीं कर सकते इवन दो वो बंदा क्या है, माइनर है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि आपको रिस्टोर करने हैं वो बेनिफिट्स को, तो क्या आप एक माइनर को बोल सकते हो कि जो भी बेनिफिट्स तूने लिए हैं ना भाई उनको जरा वापस टेबल पे रख दे, क्या आप ये चीज बोल सकते हो? तो इंग्लैंड में क्या बोला गया, इंग्लैंड में ये चीज बोली गई कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट व्यू माना गया, कि बहुत सारी जजमेंट्स थी जिनको देखा गया, और क्या बोला गया कि आपको ये देखना है कि कुछ लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट थी जैसे कि खानगुल वर्सेस लखन सिंह का केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट थी जैसे कि अजदुया प्रसाद वर्सेस चंदन लाल का केस। तो क्या बोला गया कि फॉर्मर ने तो ये बोला कि आप माइनर को बोलो कि भैया तू हमें पैसा वापस दे, जो भी सारा पैसा तूने लिया है, बट लेटर ने क्या बोला, लेटर वाली जजमेंट्स में ये बोला गया कि आप माइनर को ये नहीं बोल सकते कि तू हमें कॉम्पनसेशन दे जहां पे पैसा इन्वॉल्व है। लाहौर हाईकोर्ट का जो भी व्यू था उसको इंडोर्स किया हमारी लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने, और लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने क्या बोला कि माइनर शुड पे इवन इफ ही इज अ डिफेंडेंट एंड इवन इफ द कॉम्पनसेशन इन्वॉल्व्स रीपेमेंट ऑफ मनी। तो अगर माइनर कोई भी हमसे पैसा लेता है तो उसको आपको बोलना चाहिए कि भाई तू हमें ये पैसा वापस दे क्योंकि तेरे साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड अब इनिशियो है। तो यही बात इन्होंने बहुत सारी जजमेंट्स के थ्रू बोली गई और इनको आपको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट करी गई सेक्शन 33 के अंदर, जहां पे उन्होंने प्रिंसिपल बात करी कॉम्पनसेशन को लेके,
और उन्होंने क्या फाइनली बोला कि अगर एक माइनर गोज टू अ कोर्ट एज अ प्लेंटिफ, अगर एक माइनर प्लेंटिफ बन के कोर्ट को जाता है और कहता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करो क्योंकि यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था तब में माइनर था, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि माइनर को बोले कि अगर तुझे कोई भी बेनिफिट हुआ है इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर तो तू हमें कॉम्पनसेट कर, तू इस बंदे को वापस से कॉम्पनसेट कर। सिमिलरली अगर माइनर डिफेंडेंट बन के जाता है और रेजिस्ट करता है इन्फोर्समेंट ऑफ सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज माइनॉरिटी, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको बोल सकता है कि कोई भी अगर बेनिफिट हुआ है तो उसको रिस्टोर किया जाए, और अगर उसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिसीव हुआ है तो उस इंस्ट्रूमेंट को भी रिस्टोर बैक किया जाए। तो ये किसकी डिस्क्रिप्शन होगी? कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी। तो सेक्शन 33 क्या कहता है? सेक्शन 33 एक पावर है जहां पे आप बोल सकते हो कि बेनिफिट को रिस्टोर किया जाए या फिर कॉम्पनसेशन की जाए, जहां पे इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करना है या फिर आप सक्सेसफुली रेजिस्ट कर रहे हो क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड है या फिर ये वॉइडेबल है। तो जब जो कोर्ट है वो जज करेगा कि कैंसिलेशन की बात हो रही है किसी इंस्ट्रूमेंट की, तो कोर्ट को ये देखना होगा कि पार्टी जिसको रिलीफ मिला है, जिसको रिलीफ ग्रांट करना है, उसको बोला जाए कि आप रिस्टोर करो एज फार एज ये बेनिफिट जो आपने उठाया है, जो कि आपने रिसीव किया है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और अगर कोई भी कॉम्पनसेशन की बात है जो कि जरूरी है हमारे नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, तो आप वो भी कॉम्पनसेशन दो। सिमिलरली क्या बोला गया कि अगर एक डिफेंडेंट है जो कि रेजिस्ट कर रहा है किसी भी सूट को ऑन द ग्राउंड कि जो भी सूट इंस्ट्रूमेंट उसके अगेंस्ट इन्फोर्स किया जा रहा है वो सूट अपने आप में वॉइडेबल है क्योंकि जो डिफेंडेंट है उसको कोई भी बेनिफिट मिला था अंडर द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एनी अदर पार्टी, ही रिक्वायर्स हिम टू रिस्टोर इट। तो इस चीज को भी आपको देखना है कि अगर जरूरी है, अगर जरूरत है तो आप उसको कॉम्पनसेशन भी दोगे उस चीज के लिए। सिमिलरली एक और पॉइंट क्या बोला गया कि जो अग्रीमेंट है जिसको आप चाह रहे हो कि आप इन्फोर्स कराओ और वो जो सूट है वो अपने आप में क्या है? वॉइड है बाय द रीजन ऑफ हिज नॉट हैविंग बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो बंदा क्यों वॉइड है वो कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि वो बंदा कॉम्पिटेंट ही नहीं था एज पर सेक्शन 11 जो हम पढ़ रहे हैं। तो कोर्ट को क्या करना होगा? कोर्ट को ये देखना है कि अगर डिफेंडेंट को कोई भी बेनिफिट मिला है इस अग्रीमेंट के अंदर तो वो उसको बोलेगा भाई साहब आपको ये बेनिफिट मिला है बट ये कॉन्ट्रैक्ट तो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि आप कॉम्पिटेंट ही नहीं थे, तो आप रिस्टोर बैक करो इन चीजों को। और ये बेनिफिट को आपको रिस्टोर करना है चाहे आप उसकी स्टेट से ही रिस्टोर क्यों ना करो, बट आपको वापस से ये चीजों को देना है। तो क्या देखना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा है जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल है माइनर के लिए, तो अब जब हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, सेक्शन 33 एसआरए का पढ़ लिया, सेक्शन 64-65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया और समझ लिया कि कब रिस्टोरेशन जरूरी है कब रिस्टोरेशन जरूरी नहीं है, तो क्या देखना है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेनिफिट के लिए माइनर के लिए तो क्या होगा? तो जब हमारा माइनर है जिसने फर्निश की है कंसिडरेशन टू द अदर पार्टी और he is fully capable to enforce the contract so that he is able to receive the benefits. However, अगर जो consideration है is still to be supplied to the contract isn't actionable. तो क्या बोला गया कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि हमारे इंग्लैंड की बात करो तो इन्फेंट जो होता है इंग्लिश लॉ के अंदर वो बाउंड होता है टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस या फिर अप्रेंटिसशिप, बिकॉज क्या बोला जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे आप उसको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कर रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए है और इसीलिए इसी कॉन्ट्रैक्ट से वो क्या कर रहा है? अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर रहा है। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को, सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट को और अप्रेंटिसशिप के कॉन्ट्रैक्ट को बोथ को वैलिड माना गया है इंग्लैंड के अंदर। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सिर्फ अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंडियन अप्रेंटिसशिप एक्ट 1960 के अंदर आता है उसको ही बाइंडिंग माना गया है। बट जब हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस की तो उसको माइनर के साथ बाइंडिंग नहीं माना गया है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड अब इनिशियो होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ है आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हो चाहे वो माइनर के बेनिफिट के लिए था। अब कुछ केस लॉ पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है। तो राजपानी वर्सेस प्रेम आदिप का केस है। प्लेंटिफ जो है एक माइनर थे जिनको अलॉट किया गया था बाय द डिफेंडेंट अ फिल्म प्रोड्यूसर द रोल ऑफ एन एक्ट्रेस इन अ पर्टिकुलर फिल्म। तो प्लेंटिफ और माइनर वाज अलॉटेड बाय द डिफेंडेंट अ रोल इन द फिल्म। अग्रीमेंट करा गया था उनके फादर के साथ। डिफेंडेंट सब्सिक्वेंटली अलॉटेड दैट रोल टू अनदर आर्टिस्ट एंड टर्मिनेट कर दिया प्लेंटिफ के फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बोला? दैट हेल्ड दैट नीदर शी नॉर हर फादर कुड हैव सूड ऑन द प्रॉमिस। सिर्फ एक प्रॉमिस हुआ था और उसके लिए आप सू नहीं कर सकते। इफ इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द प्लेंटिफ शी बीइंग अ माइनर इट वाज अ नलिटी, एज ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक माइनर के साथ तो हो नहीं सकता था
और जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो उसके फादर के साथ हुआ था तब भी वो वॉइड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन की बात नहीं हुई थी। अब यहाँ पे बात हुई थी, प्रॉमिस हुआ था एक माइनर गर्ल को सर्व करने की, being not enforceable against her, cannot furnish any consideration for the defendant's promise to pay her a salary। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जो है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जो है वो माइनर के साथ बाइंडिंग नहीं है, बट जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप की बात है वो माइनर के साथ बाइंडिंग है अंडर इंडियन लॉ। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज की। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऑफ मैरिज which can be enforced against the other contracting party at the instance of the minor, however it cannot be enforced against the minor, this is so because a contract of marriage is for the benefit of the minor। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है शादी के लिए, उसको आप इन्फोर्स करा सकते हो दूसरे बंदे के अगेंस्ट, बट माइनर के अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं करा सकते हो, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है ये बेनिफिट के लिए है, माइनर के लिए। अब जैसे कि अगर एक बात करें, अगर एक माइनर पार्टनरशिप में एंटर करता है, सेक्शन 4 हमारा क्या कहता है, वारंट करता है कि जो पार्टीज हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट की, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 क्या कहता है कि जो पार्टीज हैं पार्टनरशिप की, उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके, वो एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट को साइन कर सके। और क्या बोला गया कि जो माइनर है आप उनको पार्टी नहीं बना सकते हो एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट की, एंड इफ दिस हैपेंस वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या माना जाएगा, अपने आप में वो वॉइड माना जाएगा, उसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो एक माइनर जो है आप उसको एडमिट कर सकते हो कि वो बेनिफिट्स ले पार्टनरशिप के, ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है अगर सारे के सारे पार्टनर्स इस चीज को अग्री कर जाए, तो माइनर को आप पार्टनरशिप के बेनिफिट्स तो प्रोवाइड कर सकते हो, बट उनको पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते हो किसी भी लायबिलिटी के लिए। ओनली हिज शेयर इज लायबल फॉर सच एक्ट, जो भी उनका शेयर होगा, जो भी पर्सनल बेनिफिट्स आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, सिर्फ वो वाला शेयर लायबल होगा अगर हम बात करते हैं लायबिलिटी को लेके, बट आप माइनर को पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 30 के हिसाब से। अब माइनर की बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेके, तो हमारा सेक्शन 26 एनआई एक्ट 1881 का क्या कहता है कि माइनर जो होता है ना तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, ना तो वो ड्रॉ कर सकता है, ना तो वो मेक कर सकता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट वो क्या कर सकता है, वो ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। तो क्या नहीं कर सकता, वो मेक नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाउएवर ये जो सारे एक्ट्स हैं ये दूसरी पार्टी के ऊपर तो बाइंडिंग होगा, पर माइनर के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे, एक्सेप्ट हिमसेल्फ सबके ऊपर ये बाइंडिंग होंगे। तो एक माइनर जो है क्या वो रैटिफाई कर सकता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, इसको समझना भी जरूरी है। जब हम सब कुछ समझ रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट, एसआरए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन सबको समझ रहे हैं, तो क्या समझना है, एक माइनर जो है वो रैटिफाई नहीं कर सकता अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो कि उसने माइनॉरिटी में किया था मेजर होने के बाद या फिर मेजोरिटी होने के बाद। क्योंकि जब रैटिफिकेशन होती है, रैटिफिकेशन फॉर एग्जांपल इस दिन पे माइनर ने क्या किया, एक अग्रीमेंट किया, ये इस दिन पे माइनर था, अब यहाँ पे ये मेजर हो गया, तो मेजर होते ही ये रैटिफाई नहीं कर सकता, उसको क्या कर सकता है, अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिलेट बैक कर जाएगा इस डेट को, और इस डेट पे ये माइनर था, और इस डेट पे जब ये माइनर था, जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉइड हो जाएगा, इसीलिए ये सब्सिक्वेंट रैटिफिकेशन अलाउड नहीं है। सब्सिक्वेंट रैटिफिकेशन अलाउड नहीं है, बट अगर यहाँ पे ये एक फ्रेश कंसिडरेशन दे दे तो ये रैटिफाई कर सकता है। तो बेसिकली फ्रेश कंसिडरेशन की जरूरत है अगर माइनर को रैटिफाई करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो उसने माइनॉरिटी में किया था। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एक कंसिडरेशन को दिया जा रहा है एट द टाइम ऑफ माइनॉरिटी एंड फ्रेश या फिर रेस्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज फर्निश्ड, जब वो मेजर हो जाता है तो प्रॉमिस टू पे बोथ ऑफ देम एंड मेड आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी बाइंडिंग बन जाता है। यही बोला गया कुंदन बीबी वर्सेस श्री नारायण के केस में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक माइनर है, आपको ये ध्यान रखना है कि माइनर जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई नहीं कर सकता जब वो मेजर हो जाता है, बट वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है अगर वो फ्रेश कंसिडरेशन दे दे तो फिर उस अग्रीमेंट को रैटिफाई किया जा सकता है, नहीं तो वो इसको रैटिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक बार इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके पेपर में कई बार हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में पूछा जाता है। तो अब फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को एक माइनर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ये बंदा इस दिन पे माइनर था, ठीक है। अब सब्सिक्वेंटली आगे जाके 4 अप्रैल को ये जो बंदा है ये बन गया मेजर। क्या ये इस दिन पे रैटिफिकेशन कर सकता है अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को? नो,
ही कैन नॉट रैटिफाई, क्योंकि रैटिफाई किया तो उस दिन को ये रिलेट बैक हो जाएगा, और उस दिन को ये रिलेट बैक हुआ तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड माना जाएगा। अब ये कैसे रैटिफाई कर सकता है? रैटिफाई कर सकता है ओनली अगर ये क्या दे दे, ओनली इफ ही गिव्स फ्रेश कंसिडरेशन, ठीक है, ओनली इफ ही गिव्स फ्रेश कंसिडरेशन ये इसको रैटिफाई कर सकता है। अब सूरज नारायण वर्सेस सुखी अय्यर का केस देखते हैं। यहाँ पे जो माइनर है उन्होंने बोरो किया एक सम ऑफ मनी एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल बॉन्ड फॉर इट। आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी उन्होंने एग्जीक्यूट किया एक सेकंड बॉन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल लोन प्लस इंटरेस्ट। क्या बोला गया? ये बोला गया कि जब इसको मेजॉरिटी हुई थी, majority of 2 as against 1, that the suit upon the second bond was not maintainable as the bond was without consideration and it did not come under the section 25(2) of the Contract Act। सुलेमान जस्टिस ने ये बात बोली। उन्होंने क्या बोला कि सेक्शन 25 को अगर हम देखते हैं, उसका सब क्लॉज 2 अगर हम देखते हैं, वो अप्लाई करता है उन जगहों पे जहाँ पे प्रॉमिस है टू कॉम्पनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग। तो बेसिकली ये बात करता है पास्ट कंसिडरेशन को लेके, जहाँ पे किसी बंदे ने ऑलरेडी आपके लिए कोई काम किया हुआ है, जैसे कि आपका पास्ट कंसिडरेशन की बात करें, वहां पे ये बात अप्लाई करती है। बट आपका यहाँ पे जहाँ पे कॉम्पनसेशन की बात हो रही है, इसको आपको क्या देखना है? आपको इसको एडवाइजली देखना है। आपको इसको ये नहीं देखना कि ये सेम चीज है, कॉम्पनसेशन और लोन सेम चीज नहीं है। ऑल्सो आपको वॉलंटरी वर्ड को देखना है, जो कि इंडिकेट करता है कि किसी बंदे ने कोई चीज करी है अपने मन से, वॉलंटरी करी है, समथिंग हैज बीन डन विदाउट एनी प्रॉमिस ऑफ कॉम्पनसेशन, उसने अपनी खुशी से अपने वॉलंटरीली वो चीज करी है। सिमिलरली जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, डन समथिंग फॉर डज not mean advance money to another person. Done something means it is not paying money to him. Minor cannot ratify his act done on his behalf after he becomes a major. तो बेसिकली क्या देखना है कि अगर एक माइनर जो कल को मेजर बन जाता है, वो अपने पिछले एक्ट्स को रैटिफाई नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तब उसको कंसिडरेशन दिया था। अगर उसको रैटिफाई करना है तो उसको फ्रेश कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। अब क्या समझना है कि अगर माइनर की क्या लाइबिलिटी होगी जब हम बात करते हैं सेक्शन 68 को लेके, जब हम बात करते हैं नेसेसरीज को लेके। तो एक माइनर की लाइबिलिटी जब नेसेसरीज को लेके बात करते हैं, तो नेसेसरीज क्या होती हैं सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब लोगों के लिए क्या है? ये सब लोगों के लिए है बहुत ज्यादा जरूरी। तो अगर किसी बंदे को नेसेसरी सप्लाई करी गई है, माइनर है वो, तो उसको रिएम्बर्समेंट भी देनी चाहिए उस बंदे को जिसने नेसेसरीज को सप्लाई किया है। अब दिस इज सो बिकॉज इट इज डीम्ड टू बी अ क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या होती है? क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को हम लोग सेक्शन 68 से 72 में पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। बट अभी आपको क्या समझना है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि किसी को भी अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी को भी दूसरे का फायदा ऐसे नहीं उठाना है कि उसको तो फायदा हो जाए बट सामने वाले इंसान को क्या हो जाए? सामने वाले इंसान को हो जाए नुकसान। जैसे कि एग्जाम्पल लो कि अगर कोई बंदा आपके घर पे एक पिज्जा डिलीवर कर जाता है जो कि वो किसी और को देना था, तो क्या आप बोलोगे कि यहाँ पे वो जो है आप फ्री में वो चीज ले लोगे? If that pizza is delivered to another house and someone else enjoys your 3 topping special pizza, तो वो अपने आप में क्या होगा? एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे को फायदा हो गया आपके कॉन्ट्रैक्ट से, उस बंदे को अनजस्ट इनरिचमेंट हो गई आपके कॉन्ट्रैक्ट से, तो क्या बोला जाएगा कि ये अपने आप में एक अनजस्ट इनरिचमेंट है। तो अब क्या समझना है कि हमारे माइनर की लाइबिलिटी क्या होगी जब हम बात कर रहे हैं कि कोई नेसेसरीज उनको सप्लाई करी गई है। तो अंडर सेक्शन 68 क्या बोला गया है कि जो माइनर है वो लाइबल होगा कि वो पे करे जो नेसेसरीज उनको सप्लाई करी गई हैं या फिर किसी और को सप्लाई करी गई हैं जिनके लिए वो लीगली बाउंड थे उनको सपोर्ट करने के लिए। जो क्लेम है वो अराइज नहीं करता आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्चुअली में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं, यहाँ पे कोई ऑफर नहीं हुआ और कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। बट यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट के वो तो मिसिंग होते हैं, बट ये अपने आप में एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके लिए आपको पेमेंट करना होता है। आपको कह सकते हो कि ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बट इनके लिए भी आप लीगली बाउंड होते हो। तो एक फाइन एग्जांपल ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? सेक्शन 68 से 72 हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पे हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे।
तो अब क्या समझना है कि सेक्शन 68 के अंदर रीएम्बर्समेंट कब मिलेगी? रीएम्बर्समेंट मिलेगी अगर आपने नेसेसरी सप्लाई करी है, आपने किसी एक ऐसे बंदे को सप्लाई करी है जो कि इनकेपेबल था कि वो कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन ना कर पाए। और वही तो हम पढ़ रहे हैं कि कौन इनकेपेबल है और कौन कॉम्पिटेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर पाएगा। टू द डिपेंडेंस ऑफ सच अ पर्सन, अगर आपने उस बंदे के डिपेंडेंस को दिया है, रिइंबर्समेंट परमिटेड है, आप उसकी स्टेट से भी पैसा ले सकते हो अगर आपने किसी माइनर को नेसेसरी सप्लाई करी है और वो उसके लिए जरूरी थी और वो बंदा इनकेपेबल था कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाता। तो सेक्शन 68 को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, बट फॉर नाउ व्हेन वी आर स्टार्टिंग माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो जरूरी है समझना कि माइनर की लायबिलिटी क्या होती है नेसेसरीज के लिए भी। अगर आपने कोई भी गुड्स को सप्लाई किया है जो कि जरूरी थे उसके लिए, उसकी जिंदगी के, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को सप्लाई करने के लिए, उनको अगर आपने सप्लाई किया है तो उसके लिए भी आपको पैसा मिलेगा, उसके लिए भी आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है सप्लाई करता है बी को, जो कि एक ल्यूनेटिक है, जो कि एक अनसाउंड पर्सन है विद नेसेसरीज जो कि उसकी सूटेबल है जिंदगी के लिए। ए को इंटाइटल्ड है कि रिइंबर्समेंट हो बी की प्रॉपर्टी से। ए अगर सप्लाई करता है वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी को, जो कि ल्यूनेटिक है, उनको कुछ नेसेसरीज के साथ सप्लाई करता है जो कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जी पाए, तो फिर भी ए को इंटाइटलमेंट है कि उसको रिएम्बर्समेंट मिले इस चीज के लिए और वो बी की प्रॉपर्टी से भी रिएम्बर्समेंट ले सकता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, जब हम ये प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, सेक्शन 68 की बात कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप नेसेसरीज की ही बात करो, प्रिविलेजेस की बातें नहीं है। अब किसी को राडो की वॉच चाहिए और वो बंदा ल्यूनेटिक है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पे उसकी लायबिलिटी होगी राडो की वॉच को कॉम्पनसेट करने की, राडो की वॉच के लिए कॉम्पनसेट करने के लिए। तो क्या जरूरी है, उन चीजों का आपको सप्लाई करना है जो कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को, उसकी डे टू डे जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी है। तो क्या करना है, नेसेसरीज की डेफिनेशन तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं नहीं दी गई है, बट बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, जहां से आप एक्चुअली में देखते हो कि नेसेसरीज क्या होती है। तो थिंग्स नेसेसरी क्या होंगी जिनके बिना वो बंदा जो है अपनी जिंदगी नहीं जी पाता, उसकी जो इंडिविजुअल जिंदगी है वो रीजनेबली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले खाना, कपड़े और शेल्टर, और उसके बाद प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ माइंड के लिए अगर हम बात करें तो किसी के लिए एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन इन आर्ट एंड ट्रेड में ऑल्सो भी नेसेसरी। और यही बोला गया चैपल वर्सेस कॉपर के केस में। तो आप देखोगे कि बहुत सारी जजमेंट्स में बात करी गई है कि नेसेसरीज का क्या मतलब है। रोटी कपड़ा मकान हर एक इंसान के लिए जरूरी है, बट उसके बाद अब आप देखोगे कि वो बंदा किस तरीके का है, उसके लिए एजुकेशन भी जरूरी है, किसी के लिए न्यूज़पेपर भी एक नेसेसरीज आता है, किसी के लिए बुक्स नेसेसरीज हैं, तो किसी के लिए स्कूल जाना नेसेसरी है। तो आपको देखना होगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कि किसी के लिए क्या नेसेसरी है। और यहाँ पे सेक्शन 68 में सिर्फ नेसेसरीज की बात हो रही है, प्रिविलेजेस या फिर कोई ऐसी चीज जैसे कि आप बोल रहे हो एसी, या फिर आप कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल ऑडी या बीएमडब्ल्यू की गाड़ी, वो अपने आप में एक नेसेसरी नहीं होगी। अब क्या करना है कि नेसेसरीज क्या है, ये एक रिलेटिव थिंग है और आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देखना है कि एक बंदे के लिए क्या नेसेसरी होगा और क्या नेसेसरी नहीं होगा। Therefore, to render an infant state liable for necessaries, two conditions must be satisfied। और यही दो कंडीशंस चैपल वर्सेस कूपर के केस में बोली गई। क्या कंडीशंस है? सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो उन गुड्स के लिए हो रहा है जो जरूरी है उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए, और he must not have already a sufficient supply of these necessary। ये बात नाश वर्सेस इनमान के केस में भी बोली गई कि ऐसा नहीं हो रहा। अब आप बोल रहे हो कि भैया मैंने तो इनको खाना दिया, ये नेसेसरीज है, बट आप ये तो देख लो क्या उसके पास सफिशिएंट सप्लाई था खाने का या नहीं था, क्या उसको जरूरत थी खाने की या नहीं थी। तो अगर उसके पास सफिशिएंट सप्लाई है किसी चीज का तो फिर आप वो नेसेसरीज के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकते। जैसे कि आपने बोला कि हर एक बंदे को कपड़े की जरूरत है, क्लोथिंग की जरूरत है, तो मैंने इस बंदे को क्लोथिंग देख ली, क्लोथिंग दे दी क्योंकि ये इसकी नेसेसरीज के लिए था। अब आपने देखा बाद में फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के द्वारा पता चला कि उस बंदे के पास तो एक वॉक इन क्लोजेट थी और उसके पास तो 100 से ज्यादा कपड़े थे, तो क्या ये अपने आप में नेसेसरीज माना जाएगा? नहीं। तो हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको देखना है कि या क्या ये चीज इस बंदे के लिए नेसेसरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर नहीं। तो नाश वर्सेस इनमान के केस में क्या बोला कि एक अंडर ग्रेजुएट जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हु वाज amply supplied with proper clothes according to his position, was supplied by plaintiff with a number of dresses including 11 fancy waistcoats। अब ये अपने आप में नेसेसरीज नहीं कहला सकते और आप इसका प्राइस रिकवर नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि यहाँ पे
फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इस बंदे के पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े थे और आप उसको फैंसी वेस्ट कोट्स दे रहे हो, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कल को कि मेरे को इसका भी प्राइस रिकवर करना है। तो माइनर की लाइबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो थ्योरीज हैं रिगार्डिंग द लाइबिलिटी ऑफ माइनर्स एस्टेट फॉर नेसेसरी सप्लाई टू हिम और टू हिज डिपेंडेंट। पहली थ्योरी क्या कहती है कि नेचर ऑफ द लाइबिलिटी इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी। ये अपने आप में क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे माइनर के साथ तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, माइनर का कंसेंट इज नो कंसेंट, रादर इट अराइजेस बिकॉज नेसेसरीज आपने उसको सप्लाई कर दी है, इसीलिए आप बोल रहे हो कि अब मुझे उसका पैसा चाहिए। दिस इज क्वाइट राइट बिकॉज माइनर्स का और या फिर जो अनसाउंड पर्सन है, जो ल्यूनेटिक पर्सन है, वो इनकेपेबल है कि वो अपना कंसेंट नहीं दे सकते, इसीलिए जो भी नेसेसरीज आप उनको सप्लाई कर रहे हो उसका कल को आप पैसा रिकवर कर रहे हो तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, इंडिया के अंदर भी क्या होता है कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, वहां पे क्या दिया गया है कि अगर आपको उसके साथ उस माइनर से कोई भी चीज रिकवर करनी है और उसके पास पैसा नहीं है तो आप उसकी प्रॉपर्टी से, आप माइनर की स्टेट से भी रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा छोटा सा कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट है क्योंकि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा क्योंकि जो माइनर है वो इनकॉम्पिटेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो जब हम बात करते हैं कि क्या एक माइनर लाइबल होगा अंडर द टॉर्ट लॉ या फिर नहीं, तो कुछ केस लॉस को हम लोग देख लेते हैं। जॉनसन वर्सेस पाई का केस देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई भी डैमेजेस बाय अ माइनर फॉर द टॉर्ट ऑफ डिसीट इफ द माइनर टेक्स अ लोन ऑफ मनी बाय फॉल्सली मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज सिंस दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन इनडायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली अगर एक माइनर धोखा देता है, फ्रॉड करता है, बोलता है कि मैं तो मेजर हूं बट वो माइनर था, तो भी उससे आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वॉइड अब इनिशियो है। बार्नेट वर्सेस हैगिस के केस में क्या हुआ, जो माइनर है उसने हॉर्स खरीदा, हॉर्स लिया फॉर राइडिंग, ओनली गिव इट टू अ फ्रेंड एंड जंप्ड एंड लाफ्ड एंड किल्ड इट टेबल अंडर द टॉट। तो यहाँ पे क्या बोला कि आप उसको नेग्लिजेंस के लिए गिल्टी ठहरा सकते हो, कॉम्पनसेशन ले सकते हो, बट यहाँ पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। अब जैसे कि बैलेट वर्सेस मिंगे के केस देखते हैं, यहाँ पे आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया और अपने फ्रेंड को दे दिया जो कि रिटर्न नहीं कर पाया, तो भी आप लाइबल होगे फॉर टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। बेसिकली जब आपने किसी से कोई चीज ली और आपने उसको आगे ट्रांसफर कर दी तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट तो अराइज नहीं हुआ बट यहाँ पे टॉर्ट के अंदर आप लाइबल हो सकते हो। जेनिंग्स वर्सेस रुंडल के केस में क्या हुआ कि यहाँ पे आपने एक घोड़ा लिया और आपने बोला मेरे को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही जाना है, बट आप कुछ लंबे रास्ते के लिए चले गए, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए चले गए और उस घोड़े को चोट लगी, तो यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे आप लाइबल नहीं होगे इवन फॉर अ टॉर्ट ऑल्सो। ठीक है, तो इंग्लिश लॉ के अंदर अब हम पढ़ेंगे अनसाउंड माइंड की पोजीशन क्या है। जब हमने माइनर समझ लिया तो हमने सबसे पहले, अगर आपको याद हो, जब हमने ये लेक्चर को शुरू किया था तो हमने क्या शुरू किया था कि सेक्शन 11 ये कहता है कि कौन लोग हैं जिनकी कैपेसिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि जो माइनर है भाई साहब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसका कंसेंट इज नो कंसेंट। तो माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड अब इनिशियो होता है। उसके हमने बात पढ़ लिया कि माइनर के साथ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, माइनर की लाइबिलिटी जब नेसेसरी सप्लाई करी जाए। अब सेकंड कैटेगरी आपकी आती है अनसाउंड माइंड के पर्सन की। तो इंग्लिश लॉ के अंदर क्या पोजीशन है कि जो पर्सन है अनसाउंड माइंड का वो कॉम्पिटेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ही में अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज के अंदर घुस रहा है और उसके क्या रेपरकशंस होंगे। तो देयरफॉर क्या बोला गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो ड्रंकन पर्सन है या फिर ये जो इनसेन पर्सन है, ल्यूनेटिक पर्सन है, इसके पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सके, बट ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये वॉइडेबल है। ठीक है, इंग्लिश लॉ के अंदर तो ये है। अब जैसे कि आप देख लो, ये आपके सामने है एक ड्रंकन पर्सन और एक ल्यूनेटिक पर्सन। ठीक है, अब सेक्शन 12 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है कि अगर आप कोई भी अनसाउंड माइंड के साथ काम करते हो तो वो क्या होगा। तो इलस्ट्रेशन बी को अगर आप पढ़ो तो वो क्या कहता है कि अगर आप ड्रंकन पीपल के साथ भी काम करते हो तो उनकी सेम कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी होगी जो कि किसी अनसाउंड पॉइंट के पर्सन की होती है। तो वो क्या कहते हैं कि अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड
जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब उसको पता है, जब वो समझ सकता है कि जिस चीज के अंदर वो घुस रहा है उसके क्या नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके क्या रेपरकशंस होंगे। अगर वो ये रैशनल जजमेंट बना सकता है तभी हम बोलेंगे कि वो एक साउंड माइंड का पर्सन है। बट अगर वो एक रैशनल जजमेंट नहीं बना सकता, अगर वो इनकेपेबल है ये चीज समझने के लिए कि क्या उसके रेपरकशंस होंगे, क्या उसके रैमिफिकेशंस होंगे, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो जो बंदा है वो एक रैशनल माइंड का बंदा है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो क्या बोला जाएगा कि अगर एक बंदा जो कि यूजुअली अनसाउंड माइंड का होता है बट ओकेजनली साउंड माइंड का होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब कर सकता है जबकि वो साउंड माइंड का था। बट ओकेजनली अगर वो अनसाउंड माइंड का था तब वो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का था। बेसिकली अगर वो बंदा इनकेपेबल है ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप क्या कहोगे कि वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो इनकॉम्पिटेंट है। तो एक बंदा जिसको आप बोलोगे कि वो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, वो कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब वो साउंड माइंड का है। और एक बंदा यूजुअली अगर साउंड माइंड का है, वो कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देखना है आपको, ये देखना है कि क्या जब वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहा था, क्या वो रैशनल जजमेंट बना सकता था, क्या उसको समझ थी, सूझ थी कि वो जो भी चीज कर रहा है उसके क्या रैमिफिकेशंस होंगे, क्या वो केपेबल था कि वो अपनी एक रैशनल जजमेंट बना पा रहा था या नहीं बना पा रहा था, इसको देखना जरूरी है। अब देखते हैं राजेंद्र कौर वर्सेस मंगल सिंह का केस। क्या बोला गया कि कोर्ट की ड्यूटी है अल्टीमेटली कि वो रिकॉर्ड करे ओपिनियन एज टू वेदर द पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो बंदा ल्यूनेटिक है या फिर अनसाउंड है, क्या उसके ऊपर इतनी ड्यूटी थी, क्या उसका इतना माइंड चल रहा था जब बात कर रहे थे हम एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कि वो समझ सके कि क्या उसके लिए भला है और क्या उसके लिए बुरा है, क्या वो एक रैशनल जजमेंट बना पा रहा था या नहीं बना पा रहा था, ये कोर्ट को देखना है। ठीक है, अब लिंगराज वर्सेस परवत्ती का केस देखते हैं। क्या बोला गया कि कोर्ट को डिस्टिंक्शन करना है बिटवीन मेयर वीकनेस ऑफ इंटेलेक्ट ऑन वन हैंड एंड ल्यूनेसी ऑन अदर हैंड। अब कई बार क्या होता है कि कई लोग होते हैं बहुत शार्प, कई लोग होते हैं बहुत तेज, बहुत ज्यादा समझदार, और कई लोग थोड़े से वीक होते हैं। तो कोई बंदा अगर थोड़ा सा वीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनकेपेबल है ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। तो कोर्ट को इस चीज के अंदर कि ये बंदे का इंटेलेक्ट थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कमजोर है, और क्या ये बंदा पागल है, क्या ये ल्यूनेटिक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है कोर्ट को जब वो ऐसे केसेस को डील कर रहे हैं। ठीक है, अब एटी राघवाचार्यारा वर्सेस ओए श्रीनिवासा राघवा का केस देखते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक जो माइनर है वो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में जो कि मॉर्गेज के था विद अ पर्सन ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी। माइनर ने एक्सटेंड करा कुछ मॉनेटरी अमाउंट एंड परफॉर्म्ड हिज पार्ट्स ऑफ द ऑब्लिगेशन। अदर पार्टी refused to honor the agreement. Full bench of Madras High Court ने क्या बोला कि whether a mortgage deed in favor of a minor who has advanced the whole of the mortgage money is enforceable by him or any other person on his behalf or not. तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने देखा कि जो अग्रीमेंट सॉट है जिसको आप इन्फोर्स कराना चाह रहे हो इज द प्रॉमिस ऑफ अ मॉर्गेजर हु इज ऑफ फुल एज टू रीपे द मनी एडवांस्ड टू द मॉर्गेजी, जो कि एक माइनर थे। मॉर्गेजी माइनर थे जिन्होंने ऑलरेडी अपना पैसा दिया था एज अ लोन, और मॉर्गेजर जो थे वो एक फुल एज के बंदा था जो कि एक मेजर था। ठीक है, जो माइनर था उसने अपनी साइड का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको परफॉर्म कर दिया था और उसकी तरफ से कुछ भी पेंडिंग नहीं था। बेसिकली उसने अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दिया था और उसकी साइड से कुछ भी पेंडिंग नहीं था। पेंडिंग किसकी साइड से था, मेजर की साइड से था, जो कि क्या प्ली ले रहा था, वो ये प्ली ले रहा था कि माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो होता है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि भाई साहब हम आपको ना एक माइनर का फायदा नहीं उठाने देंगे। जब आपने उससे पैसा ले लिया है और जब आपकी वापसी देने की बारी आ रही है तो आप माइनर माइनर प्लीड कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे, और इस कॉन्ट्रैक्ट को इनफोर्सिबल कहा गया। तो एडिशनली क्या बोला गया कि एक माइनर एंटर नहीं कर सकता एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए और अपना कंसेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता जब वो मेजॉरिटी अटेन करता है। बेसिकली वो क्या नहीं कर सकता, वो रैटिफिकेशन नहीं कर सकता। वॉइड अग्रीमेंट जो है, क्योंकि एक माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड अब इनिशियो है, वॉइड है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो जो चीज वॉइड है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उसको आप बाद में जब आप 18 साल के ऊपर हो जाते हो तब जाके आप उसको लीगली वैलिड नहीं बना सकते, आप उसको रैटिफाई नहीं कर सकते। यही बोला गया एटी राघवा के केस में भी। अगर आपको उसको रैटिफाई करना है ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी तो आपको फ्रेश कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं सूरज नारायण दुबे वर्सेस सुक्खू अय्यर का केस। सूरज नारायण ने कुछ पैसे दिए उधार सुक्खू अय्यर को जो कि एक माइनर थे।
माइनर ने एग्जीक्यूट किया एक प्रॉमिसरी नोट अगेंस्ट द मनी बोरोड। 4 साल के बाद जब माइनर ने मेजोरिटी अटेन कर ली, he and his mother executed a second promissory note in favor of सूरज नारायण in respect of the original loan plus interest जो कि accumulate हुआ था कुछ सालों में। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले जो फर्स्ट एग्रीमेंट है जहां पे माइनर को आपने लोन दिया है वो अपने आप में क्या है, वो वॉइड है, क्योंकि जो माइनर था वो इनकॉम्पिटेंट था टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो इस एग्रीमेंट के अंदर आपको कोई भी पैसा दे, क्योंकि जो भी आपने प्रॉमिसरी नोट बनाया, माइनर ने जो भी प्रॉमिसरी नोट बनाया, प्रोवाइड करा, वो सब कुछ कंसिडरेशन की तरह तो था, बट वो कंसिडरेशन अपने आप में काम नहीं करेगी क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड अब इनिशियो। सेकेंड पॉइंट क्या बोला कि माइनर के पास कोई पावर नहीं है कि वो रैटिफाई कर सके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को जो कि उसने माइनॉरिटी के टाइम पे बनाए थे। जब वो मेजर हो जाता है तो उसके पास पावर नहीं है वो उस इलीगल चीज को, उस वॉइड चीज को रैटिफाई करे जब वो क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है। सेकेंड अग्रीमेंट जो था, जो कि एग्जीक्यूट किया गया पार्टीज के द्वारा, उनके अंदर कोई भी कंसिडरेशन नहीं थी क्योंकि ओरिजिनल एडवांस जो था उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं थी फॉर अ सेकंड अग्रीमेंट। देयरफॉर सेकंड अग्रीमेंट भी क्या हो जाता है, सेकंड अग्रीमेंट भी अपने आप में वॉइड हो जाता है क्योंकि वहां पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया गया। तो इस सर्टेन इंस्टेंसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि आप माइनर के साथ करते हो या फिर माइनर्स के गार्डियन के साथ करते हो, उसके बेनिफिट के लिए करते हो, तो वो अपने आप में वैलिड माना जाएगा इन आइज ऑफ लॉ तीन चीजों में। कब? जब आप वो करते हो कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मैरिज जो कि एंटर किया जा रहा है बाय अ माइनर या फिर उसके गार्डियन के द्वारा। एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आप उस माइनर को एडमिट करते हो कि वो माइनर इसके बेनिफिट्स को रीप आउट कर सके। बट एक चीज को ध्यान रखना जरूरी क्या है कि आप यहाँ पे भी इस माइनर को पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते अगर कोई लॉस इनकर होता है। थर्ड चीज, एक माइनर जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है माइनर की प्रॉपर्टी को लेके एंटर्ड इनटू बाय हिज गार्डियन या फिर उसके बेनिफिट को लेके, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फॉर अप्रेंटिसशिप विद द माइनर। ध्यान रखो जब अप्रेंटिसशिप पढ़ा था तो हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस माइनर के साथ वॉइड माना जाता है। या फिर अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जहां पे आप माइनर को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, नेसेसरीज फॉर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो। अब नेसेसरीज क्या है, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से या फिर बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की या फिर डिफरेंट हाई कोर्ट की जजमेंट्स को पढ़ के ही आप समझ सकते हो कि नेसेसरीज क्या है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जैसे कि वेबसाइट सच एज यूट्यूब एक्सप्रेसली मेंशन करते हैं कि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, that any minor while using its services represents that अगर वो परमिशन लेनी है from the parent or guardian to do so, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि पेरेंट और गार्डियंस को हम लाइबल ठहराएंगे फॉर चाइल्ड्स एक्टिविटी ऑन सच वेबसाइट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आजकल बहुत सब कुछ इंटरनेट पे आता है, तो वहाँ पे पेरेंट्स एंड गार्डियंस का परमिशन लिया जाता है अगर इन वेबसाइट्स को बच्चों को दिखाना होता है, तो वो पेरेंट्स और गार्डियंस रिस्पॉन्सिबल होंगे, लाइबल होंगे अगर कोई भी बच्चा कोई एक्टिविटी करता है ऐसी वेबसाइट्स पे। अब हम जब बात कर रहे हैं अनसाउंड माइंड के बंदे की, तो क्या समझना है कि अनसाउंड माइंड का बंदा कौन होता है, जो कि इडियट होता है। बेसिकली इडियट एक मेडिकल टर्म है जहां पे एक कंडीशन होती है मेंटल रिटार्डेशन की, जहां पे वो जो बंदा है वेयर अ पर्सन हैज अ मेंटल एज ऑफ लेस देन 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो वो बंदा तो मेच्योर होता है, बड़ा होता है, बट उसकी जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, 3 साल के बच्चे की तरह होती है। हेंस इडियट्स जो है वो इनकेपेबल हैं कि वो समझ सके कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का हो रहा है और उसके क्या रैमिफिकेशंस होंगे, क्या रेपरकशंस होंगे। इसीलिए उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड सिंस द वेरी बिगिनिंग, बेसिकली वॉइड अब इनिशियो। सिमिलरली ल्यूनेटिक की बात करें तो ल्यूनेटिक कौन होता है, एक बंदा जो कि साउंड माइंड का होता है कुछ टाइम के लिए और अनसाउंड माइंड का होता है रिमेनिंग ड्यूरेशन के लिए। तो ये बंदा जब ल्यूनेटिक है, जब ये बंदा अनसाउंड माइंड का है, तब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बट जब ये बंदा साउंड माइंड का है, अगर ये बंदा साउंड माइंड का है और ये समझ सकता है कि क्या रैमिफिकेशंस होंगे और केपेबल है समझने के कि क्या नेचर होगा कॉन्ट्रैक्ट का, तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज इट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें कि इलस्ट्रेशन की, जैसे कि ए एंटर करता है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर सेल ऑफ गुड्स व्हेन ही वाज ऑफ अ साउंड माइंड, तो बेसिकली वो बंदा साउंड माइंड का था, वो समझ पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। लेटर वो बन जाता है अनसाउंड माइंड का, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे। पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, अगर ए कॉन्ट्रैक्ट करता है और साइन करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या ड्रग, तो क्या मानेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वैलिड नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे उसको समझ नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक बंदा ड्रंक है उस टाइम पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है
कि क्या सिचुएशन है, क्या रैमिफिकेशंस होंगे, क्या रेपरकशंस होंगे कॉन्ट्रैक्ट के, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। बेसिकली क्या बोलोगे आप कि उसको समझ नहीं थी, ही वाज इनकेपेबल of forming what will be the repercussions, what will be the nature of the contract, उसको समझ नहीं है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये क्या होगा, ये void होगा। बट अगर उसको समझ है, अगर वो ये चीज समझ सकता है कि वो किस चीज के अंदर एंटर कर रहा है, क्या इसके ramifications होंगे, repercussions होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिएबल माना जाएगा। तो ए जो है अगर एंटर करता है एक कॉन्ट्रैक्ट में विद बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, ये दिखाने का कि ही वाज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और बी वाज अवेयर ऑफ हिज कंडीशन। ठीक है, तो अब जब हमने ये समझ लिया कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड, इडियट, ल्यूनेटिक, ड्रंकन पर्सन जो कि इनकेपेबल है ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब थर्ड कैटेगरी क्या आती है, थर्ड कैटेगरी उन लोगों की आती है जो कि डिस्क्वालिफाइड है बाय लॉ। बेसिकली लॉ ही कहता है कि रुको रुको, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो कौन है ऐसे लोग, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी एक ऐसा सिटीजन होता है जो उस कंट्री का सिटीजन है जो कि इंडिया के साथ वॉर के साथ है। तो अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वॉर पीरियड के अंदर कर रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड माने जाएंगे। अगर एक इंडियन सिटीजन रिजाइड करता है किसी एलियन एनिमीज टेरिटरी के अंदर, शैल बी ट्रीटेड एज एन एलियन एनिमी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि अगर आप किसी भी ऐसे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो कि डिस्क्वालिफाइड है बाय लॉ, जैसे कि एलियन एनिमी जिसके साथ हमारी इंडिया वॉर के साथ है, उस कंट्री के साथ वॉर के साथ है, तो आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये क्या माने जाएंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वॉर पीरियड से पहले यहाँ पे इनके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप से बाद में हो गया, either gets dissolved if they are against the public policy या फिर remain suspended and revived after the war is over provided they are not barred by limitation। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए इंडिया में है और बी किसी XYZ कंट्री में है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद इंडिया और XYZ में हो गई वॉर, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये सस्पेंड हो गया। अब वॉर रिवाइव हो गई, नॉर्मल हो गए, इनके बीच में पीस हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिवाइव हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिवाइव हो जाएगा अगर ये बार्ड बाय लिमिटेशन नहीं है तो। एग्जाम्पल, A of a country X orders goods from B of country Y, goods are shipped and before they could reach country declare war कर देती है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते इनके साथ। अब सेकंड कैटेगरी क्या है, सेकंड कैटेगरी हो गई आपकी कन्विक्ट्स की। तो अ कन्विक्ट कैन नॉट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जब वो अपना सेंटेंस कर रहा है। तो एक कन्विक्ट कौन होता है, जब हम एक जजमेंट देता है कोर्ट, जब ट्रायल होता है, एविडेंस उनके सामने पेश किया जाता है, तो जजमेंट के द्वारा या तो आप बंदे को अक्विट करते हो, अक्विटल मतलब उसको बाइज्जत बरी करते हो, या फिर उसको कन्विक्ट करते हो, कन्विक्ट मतलब उसको सजा सुनाते हो। तो अगर आप किसी को कन्विक्ट कर रहे हो तो और वो सजा के अंदर है, वो इम्प्रिजनमेंट के अंदर है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाउएवर वो क्या करता है, वो अपनी कैपेसिटी को रीगेन कर लेता है जब वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेता है। जैसे कि इस बंदे को अगर 3 साल की सजा हुई है तो ये 3 साल के लिए ही इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, बट 3 साल के बाद ये बंदा अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है और तब ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। इलस्ट्रेशन, ए जो है वो अपनी जेल में सेंटेंस को सर्व कर रहा है, तो अगर वो इस पीरियड के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइड है, बट आफ्टर सर्विंग sentence he can enter into contract, regains his capacity। ओके, इंसॉल्वेंट, एक इंसॉल्वेंट कौन होता है, जो कि बंदा बैंकक्रप्ट है, जिसका दिवालिया निकल गया, बेसिकली जिसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फाइल करी गई हैं कोर्ट के अंदर या फिर किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा। तो कोई अगर ऐसा बंदा है जिसका दिवालिया निकल गया, जो कि बैंकक्रप्ट हो गया है, वो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स विद बी, बिफोर सेल टेक्स प्लेस एन इंसॉल्वेंसी सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट ए, A sells the goods to B during the pendency of insolvency proceedings, क्या माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि अभी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये बंदा जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करा गया है, बस एक इंसॉल्वेंसी का सूट चल रहा है इसके अगेंस्ट। ठीक है, फॉरेन सॉवरेन्स, डिप्लोमैट्स,
एम्बेसडर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, उनको भी कॉन्ट्रैक्चुअल इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है इंडिया के अंदर। तो आप इंडियन कोर्ट्स के अंदर उनको सू नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो इंडियन कोर्ट्स के अंदर अपने आप को इस जुरिस्डिक्शन के अंदर अपने आप को सबमिट करें, तो इनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एडिशनली आपको सैंक्शन भी चाहिए होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब आपको इनको सू करना है। हाउएवर फॉरेन सॉवरेन हैज द अथॉरिटी टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट द थर्ड पर्सन इन एन इंडियन कोर्ट। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट, एक कंपनी जो होती है जैसे कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसको कैपेसिटी होती है कि वो एंटर कर सके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर उसके एमओए और एओए के अंदर लिखा हुआ है। एमओए और एओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आप लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा है, बिजनेस लॉ पढ़ा है, तो आपको पता है कि एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी, दो उसके मैनेजर्स, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको रन करते हैं, बट कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मैनेजर्स। तो एक कंपनी के पास कैपेसिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके अगर उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये चीज लिखी गई है। ठीक है, तो वो भी कॉम्पिटेंट है कि वो क्या कर सके, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सके। अब समझने की बात ये है कि अगर ई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कौन से लोग हैं जो कॉम्पिटेंट हैं कि वो ई कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको इंटरनेट की या फिर कम्युनिकेशन की जरूरत है किसी भी लैपटॉप के द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा। तो जैसे कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो हमें आजकल ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजी है, इसकी जरूरत हर एक चीज में पड़ती है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है और एक ई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा, तो आपको सेक्शन 11 और सेक्शन 12 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है जो हमने अभी अभी पढ़ी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, टू बी अ कॉम्पिटेंट पार्टी टू एंटर इनटू एन ई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब बात करनी है जब आप कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हो, आप किसी और के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि एक पर्सन को आप एम्प्लॉय कर सकते हो हु शैल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ थर्ड पर्सन ऑन हिज बिहाफ। ये जो पर्सन है एट द इंस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल किसी थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये बंदा जो आपके इंस्टेंस पे एक्ट कर रहा है वो आपका एजेंट कहलाएगा और आप इसके मास्टर या फिर प्रिंसिपल कहलाओगे। तो मास्टर एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। तो कोई भी बंदे को आप एम्प्लॉय कर सकते हो एज एन एजेंट कि वो आपके द्वारा आपके बिहाफ पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। बट क्या ध्यान रखना है कि एक माइनर या फिर अनसाउंड पर्सन को कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर देयर एक्ट्स टू द प्रिंसिपल। तो माइनर और अनसाउंड माइंड को यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट करना है। ठीक है, तो एजेंट है उसको अथॉरिटी कैसे मिलेगी? या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी हो रही है किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, जहां पे वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रहे हैं कि मेरे बिहाफ पे ये बंदा मेरे बिहाफ पे ये काम कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है जिसको आपको देखना होगा, असर्टन करना होगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या देखना है कि कंपनीज कैसे इंश्योर करती हैं कि कॉम्पिटेंसी है एक दूसरे के साथ जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करती हैं, वो ये मेक श्योर करना चाहती हैं कि जो सारी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कॉम्पिटेंट हैं कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा सके। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है जिसको ये लोग पहले ही चेक कर लेते हैं कि बाद में जाके, फ्यूचर में जाके कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, तो मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, वो इंक्लूड करती हैं अपने रिप्रेजेंटेशन क्लॉज में, स्टेट करती हैं कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये दिखाना चाहिए कि क्या सारे लोग केपेबल हैं कि वो एंटर कर सके कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर वो सारे लोग केपेबल हैं तो वो एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं जो बंदा क्या करेगा, कंपनी के बिहाफ पे लोगों के साथ एंटर करेगा, कंपनीज के साथ एंटर करेगा कॉन्ट्रैक्ट में। तो क्या बना लेते हैं, एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं जिसको आप AR भी कहते हो। तो कॉपी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बी एनेक्स्ड बाय बोथ द पार्टीज टू कंफर्म द रिप्रेजेंटेशंस मेड। तो अगर आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अदरवाइज प्रोवाइड करता है तो एक कंडीशन प्रेसिडेंट क्लॉज को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जहां पे बोर्ड रेजोल्यूशंस को पास करा जाता है कंपनी के द्वारा अगर उनको कोई भी ऑल्ट्रेशन करनी है इसी चीज में। एक स्टिपुलेटेड डेट जो कि एक लॉन्ग स्टॉप डेट दी जाती है टू द अदर पार्टी टू कंप्लाई विद द कंडीशंस, जो कि उनको अग्रीमेंट को शुरू करने से पहले उनको क्या करनी होती है, फॉलो करनी होती है। तो अ पार्टी माइट बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस द कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन, जिसमें कोई भी चेंजेस को करा गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, जिससे कि अगर कोई भी कंप्लायंसेस होनी है अग्रीमेंट से पहले तो वो भी वहां पे हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या डील किया एक बार उसका रिकैप कर ली।
तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हमने बात ये करी कि हमने देखा कि की प्रोविजंस क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और हमने पढ़ा कि सेक्शन 10 के अंदर क्या क्या कंडीशंस है जब आपको एक एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट करना। उसके अंदर एक कंडीशन थी कि बंदे की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है जब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो सेक्शन 11 क्या कहता है? आपका सेक्शन 11 ये कहता है कि कौन कौन लोग हैं जो कॉम्पिटेंट हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो हर एक बंदा कॉम्पिटेंट है अगर वो माइनर नहीं है, अगर वो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि अनसाउंड माइंड का है, या फिर अगर वो ऐसा बंदा नहीं है जो कि डिस्क्वालिफाइड है बाय लॉ। ये तीन मोटी कैटेगरीज हमने पढ़ी। इन तीन मोटी कैटेगरीज को आपने जब पढ़ा तो आपने सबसे पहले माइनर का पढ़ा कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है? वॉइड अब इनिशियो होता है। वॉइड अब इनिशियो होता है माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो बेसिकली इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ये इनकेपेबल है कि ये समझ सके कि ये किस चीज के अंदर घुस रहे हैं। इनकी वो जजमेंट ही नहीं है कि ये समझ सके कि इनके साथ आगे क्या होगा, क्या नेचर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या रेपरकशंस होंगे। तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फिर आपने ये समझा कि एक जो माइनर है वो रैटिफाई नहीं कर सकता एक कॉन्ट्रैक्ट को जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, क्योंकि वो रैटिफिकेशन कौन सी डेट को रेफर करती है? वो डेट को रेफर करती है जब वो माइनर था, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किया था। तो वो भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ अगर वो फ्रेश कंसिडरेशन देता है तब वो रैटिफाई कर सकता है क्योंकि वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके बाद आपने सेक्शन 68 पढ़ा जहां पे बात हुई कि अगर कोई भी नेसेसरीज को सप्लाई किया जा रहा है किसी माइनर के लिए या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन के लिए, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो उसकी स्टेट से, उसकी प्रॉपर्टी से। अब नेसेसरीज क्या है, इसको आपको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देनी पड़ेगी डिफरेंट कोर्ट्स के द्वारा। और आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि नेसेसरीज उस बंदे के लिए होना जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान नेसेसरीज माना गया है, बट किसी इंसान के लिए न्यूज़पेपर भी नेसेसरीज हो सकता है, मैगजीन भी नेसेसरी हो सकता है। तो आपको उसको इंटरप्रेट करना होगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई भी बंदा जो अनसाउंड माइंड का है, जब वो अनसाउंड है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो वॉइड माना जाएगा। बट जब वो साउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो वैलिड होगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि ल्यूनेटिक कौन होता है, ल्यूनेटिक कौन होता है, इडियट कौन होता है, एक ड्रंकन पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये इनकेपेबल होते हैं कि ये समझ सकें कि क्या रैम्पिफिकेशंस होंगी, क्या रेपरकशंस होगी इनके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। फिर हमने पढ़ा कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जो बंदा एलियन एनिमी है या फिर जो बंदा कन्विक्ट है, इंसॉल्वेंट है, एग्जाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमने पढ़ा कि ये लोग जो होते हैं ये डिस्क्वालिफाइड होते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है कि इन लोगों को आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं डाल सकते हो। इनके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे। तो हम लोगों ने सेक्शन 11 और 12 को आज कवर किया है स्टूडेंट्स। कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग कैपेसिटी होनी चाहिए जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। हमने ये भी डील किया कि अगर एक कंपनी की बात करें तो उनके वो लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा एक बंदे को ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं जो कि कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करता है। हमने ये भी पढ़ा कि अगर एक ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो आपको क्या देखना है कि सेक्शन 11 और 12 की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो जब हमने ये सब कुछ कवर कर लिया तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको डाउनलोड करनी है पीडब्ल्यू की ऐप। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, वहां पे जाके लॉ सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन बैच को सिलेक्ट करना है, और क्या सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वहां पे जाके आप लेक्चर्स को दोबारा सुन सकते हैं, आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप क्लास नोट्स को भी पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल भी डाउनलोड करना है, ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें कि लॉ वाला आपके लिए आखिर क्या क्या लेके आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते रहेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, आपका बहुत ही आसानी से ये जो सब्जेक्ट है ये कवर हो जाएगा। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस हमने आज पढ़ा, बहुत सारे केसेस और हमने पढ़े। हमने एटी राघवा का केस पढ़ा, सूरज नारायण का केस पढ़ा। इन सारे केसेस को आपको ध्यान से समझना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है कहानी के फॉर्म में, जिससे कि ये आपके पेपर में बहुत हेल्प करेंगे।
तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट एंड मिले मुझे मेरे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है, और फ्री कंसेंट अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्जन, मिस्टेक के द्वारा दिया जा रहा है तो वो फिर कैसा कंसेंट माना जाएगा। तो जुड़े हमारे साथ और देखें कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।